नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हो हाईवे 33। ये आज की कहानी है जो कल की कहानी का अगला भाग है। रोहित पंडित का कहानी। रोहित पंडित के बारे में आपने कल सब कुछ जान चुके हैं, तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम रोहित पंडित है। कल की घटना जो मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ और आज बारी है आगे की घटना की। मैं मालकिन के सामने खड़ा था। सुबह का वक्त था। मैं एकदम गुस्से में था और मालकिन से कह रहा था कि ये सब मेरे साथ में क्या हुआ। मालकिन मेरा मुंह बंद करा रही थी और कह रही थी कि रोहित पंडित जी, आप शांत हो जाओ, रुक जाओ, आप देखो, आप मुंह मत खोलो। अब जो कुछ हो चुका है ना, उसको भूल जाओ। अब बदले में बहुत सारा पैसा आपको दूंगी ताकि आप गांव जाओ ना तो अपने बहन का हाथ पीला कर सको बड़े धूमधाम से। जो बाइक गिफ्ट में देनी है अब वो गिफ्ट भी दे सकती हो। तो आप बस शांत रहो और जो मैं कह रही हूँ ना उस बात को कर लो। वाकई में उस पल मैं बहुत गुस्से में था। अब मैं समझ गया था कि मेरे साथ में छल कपट हुआ है। ये जो मालकिन है ना, मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेली है। ये बहुत कुछ जानती थी और ये अनजान बनी रही। अब मेरे साथ में क्या क्या हुआ इसको सब पता होना चाहिए। अब वो जानती भी थी, तभी तो कह रही थी कि आप शांत रहिए पंडित जी, शांत रहिए। और इसके बाद मैं शांत नहीं हुआ। उस मालकिन को मैं ड्राइंग रूम में ले गया कि आप बैठो, अब मुझे सब कुछ बताओ। ये आपने मेरे साथ में ऐसा गेम क्यों खेला? कौन थी वो लड़की जो मेरे साथ हर रात 2 दिन से बिस्तर पर आ रही थी? मैं तो आपको समझ रहा था कि आप मुझसे प्रेम करती हो, लेकिन मैं जब इस रात को जब उसका चेहरा देखा, जब मैं सोने का नाटक कर रहा था, और तब मैं उसका वो भयानक चेहरा देखा। शकल सूरत तो आपकी जैसी थी, लेकिन आंखें बिल्कुल लाल लाल से दिखाई दे रही थी। और मैं तो डर गया। मैं पूरा कहानी फिर दोहरा दिया था। आप जो मालकिन थी ना, आप सहमी दिख रही थी। आप मेरी तरफ देख रही थी, कभी नीचे देखती थी, कभी मेरे चेहरे को। अब मैं गुस्सा अपना निकाल रहा था। तब कहने लगी कि मालकिन कि देखो पंडित जी, आपने जो कुछ बात कहा है बिल्कुल सही है। मैं आपके साथ में ऐसा ही किया है। एक तरह से आप धोखा ही मान सकते हो। आइए, एक हमारा प्लान का हिस्सा था, लेकिन पूरी कहानी आप सुन लो। जब आप कहानी सुन लोगे ना मेरा, तो आप मेरा दुख दर्द को आप समझ पाओगे कि मैं ऐसा क्यों ये सब किया, क्यों करना चाह रही थी, क्यों ऐसा किया। पहले मेरी बात पूरी सुन लो। मैंने बोला हाँ हाँ, आपकी बात अभी वक्त है और बताइए जो भी कहानी है, मैं अभी सुन रहा हूँ। तब मालकिन बोलने लगी कि देखो पंडित जी, ये बात आज की नहीं है, ये बात बचपन की है। ये मेरी जुड़वा बहन है, लेकिन कुछ सालों में इसकी मौत की बीमारी से हो चुकी थी। लेकिन ये मेरा पिंड छोड़ी नहीं। बचपन से ही मुझे ये दिखती थी, मेरे साथ खेला करती थी और ऐसे ही करते करते हम बड़े भी हो चुके थे। और ये बात मेरे घर में हर परिवार जानता था। जैसे तैसे हम बड़ा होते गए, पढ़ाई, कॉलेज, स्कूल से कॉलेज में। ये मेरे साथ में हर वक्त मेरे साथ में रहती थी। ये मेरा पिंड नहीं छोड़ती थी, लेकिन कभी भी ये मेरे साथ में या मेरे परिवार के साथ में कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचाया। आज सारे परिवार को लगता था कि ये बस एक सहेली की तरह है, मेरी दोस्त की तरह है, सगी बहन की तरह है। ये तुम्हारा या मेरे अपने परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी बात से हम लोग बिल्कुल सहमत से, पूरा परिवार। ये टाइम दिन निकलता जा रहा था। अब मैं बड़ी हो चुकी। इसके बाद मैं अपने काम धंधे पर लग गई। और ये सफ़ेद लिबास क्यों पहनती हूँ, इसके भी पीछे एक कारण है। अब मैं एक लड़के से प्रेम करने लगी थी और लड़का भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन मेरी बहन आड़े आ चुकी थी। उस रात जो मेरे साथ में किया ना, मैं वो भूल नहीं सकती।
और वो जब मैं रात को अपने बिस्तर पर सोई ना, तो मुझे वो उठा दिया, सोते हुए उठा कर खड़ा कर दी और गुस्से में बिफर रही थी। जब मैं उसका गुस्सा देखा ना, तो मैं डर चुकी थी। वो मुझे ना जाने क्या क्या कोस रही थी, बोल रही थी कि मैं तेरे से बड़ी हूँ, शादी तो होगी तो मेरी पहली होगी, पहली। दूसरी बात, तेरी शादी होगी, पहले तू मेरी शादी करा और फिर अपनी शादी कर। अगर तू शादी नहीं कराएगी तो तुझे मैं शादी करने नहीं दूंगी। और इसके बाद हमारे घर में बर्बादी की शुरुआत हो चुकी थी। काम धंधे नुकसान होने लगे, मेरे मम्मी पापा का तबीयत खराब होने लगा, मेरा भी खुद हो चुका था। अब तांत्रिक से मिला गया, सब कुछ किया गया, लेकिन वो किसी के काबू में आती नहीं थी। तांत्रिकों को परेशान कर देती थी, तांत्रिकों साथ में ऐसा करती थी कि तांत्रिक डर के भाग जाते थे। और सबका एक ही कहना था कि देखो, अगर इसके आप खौफ से बचना चाहते हो तो इसकी शादी करा दो, इसकी जो कहती है वो कहना मान लो, अब फिर ये शांत हो जाएगी। कौन से मुश्किल काम है। लेकिन एक आत्मा लड़की का कौन सा ऐसा लड़का होगा जो शादी करना चाहेगा। हमने बहुत ऐसे लड़के को तैयार किया पैसे के बल पर, और वो बेचारे इस काम करने के लिए तैयार भी हो गए। मजबूरी थी, गरीबी से अब आए हुए थे, पैसे की उनकी ज़रूरत थी। हम जैसे तैसे उनको मना भी लिए थे कि चलो एक बार शादी करा देते हैं, बात खत्म हो जाएगी और वो शांत हो जाएगी। एक रात की तो बात है। लेकिन उसको कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा था। जो भी हम लेके आते थे और उस कमरे में हम लेके जाते थे रात को, उस लड़के को ऐसे डरा धमका करके और उसको भगा देती थी। लड़के खौफ में हो जाते थे और उस रात को निकल के भाग जाते थे। इस तरह करते करते हमने बहुत लड़कों को उसको पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसको कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। आखिर लड़के तुम थे। अब मैं भी इसी आप ट्रैप कर सकते हो, जाल कह सकते हो, मैं तुम्हें जाल में फंसा करके हिलाई थी। मैंने जब तुम्हारा चेहरा मोहरा देखा सुंदर, और ऊपर से तुम साफ सुथरा रहने वाले बंदे पंडित जी हो, तो मैं लगा कि मैं ये काम अब कर लूँगी। और मैं अपने जाल के तहत तुम्हें अब वहाँ से लेके आई। तुम बार बार कहते थे ना कि आप काम बताइए, काम बताइए। और मैं बताना चाहती थी, लेकिन समय आने पर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आपके कमरे में पहुंच जाएगी। वो तो सब अचानक हो गया। वो देखो, आपको वो पसंद भी कर लिया, आपके साथ 2 रातें भी बिता लिया, और तीसरी रात को आपने उसको देखा। आप तो जैसा मैं हिल चुका था उस मालकिन की कहानी सुन करके। मालकिन तो विधवा की तरह रह रही थी, सफ़ेद कपड़ा, और वो लड़की का कहना था, उसका जो जुड़वा बहन थी, कि जब तक तू मेरी शादी नहीं कराएगी तुझे विधवा की तरह रहना पड़ेगा। और वो ऐसा मालकिन रह भी रही थी। मैं कहने लगा, अब तो मेरा काम ख़त्म, अब तो कोई काम नहीं है, वो तो मेरे साथ में 2 रात तो बिता चुकी है। मालकिन कहने लगी कि देखो, इतना आसान नहीं है, आज रात और होने दो, इसके बाद हम आपको बताएंगे। इतना जब 2 दिन 3 दिन तक हमारे घर पर रह गए हो तो थोड़ा सा और समय दो। मैं कहने लगा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ऐसे माहौल में रह नहीं सकता हूँ, आप मुझे छोड़ो और जो भी पैसा बनता है मुझे दे दो, और मैं अपने गांव निकलूँगा। मालकिन मुझे संभालती रही, मैं गुस्से में बिफरा हुआ था। लेकिन वो कहने लगी, अब कहने का क्या था, लालच देने लगी कि देखो, मैं तुम्हें और ज़्यादा पैसा दूंगी, बस 2-3 दिन आप इस जगह में रुक जाओ, और फिर जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, जब मैं उससे एक बार पूछ लूँगी, तब तुम चली जाना। अब वो पैसा लाखों में आ चुका था और मैं पैसे के लालच में फंस गया था। अब मैं कहने लगा कि अगर वो मेरे साथ गांव तक चली गई तब क्या होगा। तब मालकिन मुस्कुरा के कहने लगी कि आप तो पंडित हो, डरते क्यों हो, और आपके पापा तो पुजारी भी हैं, सब कुछ संभाल लेंगे, और वैसे उम्मीद नहीं है कि मेरी बहन आपके साथ गांव तक जाएगी।
बस उसका जो लालसा है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप आज़ाद हो, हम भी आज़ाद हैं और आप भी आज़ाद हो जाओगे। मैं सोचा कि चलो अब 2 रात तो उसके साथ बिता लिया है, तीसरी रात ये मामला खुल चुका था, तो चलो 2 रात और सही। आज जब इतना हो चुका है तो 2 रात में और क्या फ़र्क पड़ेगा। अब बदले में मालकिन अब लाखों रुपए तो दे रही थी, वो भी तो देखना था। अब पैसे के लिए तो मैं शहर आया था। अब पैसा आसानी से तो मिलता नहीं, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। और यहाँ खौफ था, परिश्रम तो नहीं था लेकिन खौफ जरूर था, एक डर था। आखिरकार मैं डरते डरते इस चीज़ को मान लिया था कि ठीक है मालकिन, आप जो कह रही हो, लेकिन बस 3 दिन और, 3 दिन के बाद मैं इस जगह पर रुकूंगा नहीं। तब मालकिन कहने लगी ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। अब मैं बोल दिया कि जो आपने बोला है, वादा किया है, वो पूरा करना पड़ेगा। तब वो हंस के कहने लगी कि आप इतना मेरे लिए कर रहे हो तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि उससे आपको ज़्यादा दूँ। आपने मेरी इतनी बड़ी समस्या को जो हल कर रहे हो, अब वाकई में मैं वही काम कर रहा था जो वो लड़की चाहती थी। आखिरकार मैं अब उस लड़की का पति बन चुका था, बिना शादी ब्याह का पति। अब वो मेरी पत्नी बन चुकी थी। रात हुई ना तो मेरे शरीर में दहशत सी होने लगी थी कि हे भगवान, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब वैसे ही जब रात का 11 बजा ना तो मैं थोड़ा डर चुका था। अब सोच रहा था कि कमरे से भाग जाऊं क्या। छोड़ो पैसा कौड़ी हाथ का मैल है, यहाँ नहीं कहीं और मिल जाएगा। लेकिन मैं सोचने लगा कि अरे, जब मैं इतना सब कुछ कर चुका हूँ, 2 रात उस लड़की के साथ अनजाने में बिता चुका हूँ, तो अब डर किस बात का, जो होगा देखा जाएगा। अब वही हुआ, जब 11 से ऊपर का टाइम हुआ ना, कमरे का लाइट जल रहा था। अब मैं अभी तक जाग रहा था। आज जैसे ही 11 से ऊपर का वक्त हुआ ना, वो बल्ब अचानक कमरे के अंदर बंद हो चुका था। फिर दरवाज़ा जो था ना, खुलने की आवाज़ आई। अब फिर दरवाज़ा बंद हुआ। मैं खौफ में भर चुका था कि ज़रूर मेरी दुल्हन आ चुकी है। अब मेरे साथ में वही करेगी जो एक पत्नी एक पति के साथ रात में करती है, मोहब्बत। अब मैं खौफ में भरा हुआ था। एक एक सेकंड बहुत भारी पड़ रहा था। आज जैसे जैसे कदमों की आवाज़ मेरे पलंग की तरफ बढ़ रही थी ना, मेरे हृदय की धड़कन बढ़ती जा रही थी। हे भगवान, हे भगवान, सब कुछ कुशल हो जाए, ऐसा कुछ ना हो, कुछ गलत ना हो। आज तब तक वो कदम मेरे पलंग के पास आके रुक चुके थे। घना अंधेरा था। हाँ, मैं अंधेरे में उसका चेहरा देखने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक़्त में मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और अचानक एक स्पर्श मेरे सर पर हुआ। अब फिर एक फुसफुसाहट, सो जाओ, सो जाओ, मैं तुम्हें सुलाने के लिए आई हूँ। आवाज़ मालकिन से मिलती जुलती थी। और तभी तो मुझे 2 दिन संदेह भी नहीं हुआ। मुझे लगा कि मालकिन मुझसे प्रेम करती है। अब वही मेरे बिस्तर पर आई है। अब जैसे ही मेरे हाथों पर अब स्पर्श हुआ, अब मेरे कानों में वो फुसफुसाहट सुनाई पड़ी, सो जाओ, मैं तुम्हें सुलाने के लिए आई हूँ। अब मेरे आँख भारी होते गए। बस ऐसा लगा कि मैं नींद का गोता लगा रहा हूँ। अब फिर मुझे होश ही नहीं रहा। यूँ कहा जाए कि मैं बेहोशी में चला गया था। सुबह मेरी अचानक आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। आँख खुली ना तो खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी। और सबसे पहले मेरा ध्यान तकिए के पास में गया। जैसे ही तकिया का देखा ना, वहाँ पर सफ़ेद गाउन पड़ा हुआ दिखाई दिया, जो गाउन मैडम पहना करती थी, सफ़ेद चमकता हुआ। हाँ, मैं खौफ में भर चुका था कि मतलब मेरी वो दुल्हन रात में मेरे साथ अब हम बिस्तर हो चुकी है। वाकई में वो एहसास मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। आज जैसे मेरे शरीर में बिजली का करंट लगा हो।
अब मैं बिस्तर छोड़ चुका था। वो फुर्ती से कमरे से बाहर निकल गया। अब मैं ड्राइंग रूम में पहुंच गया था। एक दहशत थी कि मैं एक आत्मा लड़की के साथ पूरी रात बिताया हूँ। अब मैं अब अपने आप को अब जैसा फीलिंग महसूस कर रहा था उस टाइम में मैं ही जानता था। एक अलग एहसास थी। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ, लेकिन वो सब चीज़ मेरे साथ में घट चुकी थी। आखिर घंटा भर मैं चुपचाप ड्राइंग रूम के सोफे में पड़ा रहा और अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था कि रोहित पंडित, तू तो आया था शहर में नौकरी करने के लिए और पैसा कमाने के लिए, और तू किस जगह पर फंस गया। बेटा, तेरे पास अभी भी टाइम है, और तू ये सब भूल जा, और चल अपने गांव चल, सब कुछ अब इसको यहीं छोड़ दे। और तब तक मैडम, वो जो मालकिन थी, वो आ चुकी थी ड्राइंग रूम में। आते ही मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका दिखाई दिया और गजब की आकर्षक उनका शरीर था, और मैं तो देखता ही रह गया था। अब मुस्कुराती हुई कहने लगी, क्या हो पंडित जी, अब बताओ रात कैसी बीती। मैं अब मालकिन का चेहरा देख रहा था कि इनको सब कुछ पता है कि मैं एक आत्मा लड़की के साथ रात बिताया हूँ। अब फिर ऊपर से पूछ रही हैं कि बताओ पंडित जी रात कैसी गुजरी है। मैंने वही बात बोला कि देखिए, अगर आप होती ना तो बातें कुछ और थी, लेकिन वो आपकी बहन है और वो एक आत्मा है, आप समझ सकती हैं। अब उनका जो चेहरा था ना, मुस्कुराता हुआ और गहरा एक मुस्कुराहट आ चुकी थी। अब कहने लगी, क्या मजाक कर रहे हो पंडित जी, क्या अब नाश्ता की ज़रूरत है। मैं कहने लगा कि हाँ, भूख तो लगी है। इसके बाद वो मेरे पास में बैठ गई और कहने लगी, पंडित जी मेरे बात का बुरा मत मानिएगा, बस 2 दिन और, इसके बाद आप आज़ाद हो जाएंगे और हम भी आज़ाद हो जाएंगे। ये सफ़ेद कपड़ों से मेरा पीछा छूट जाएगा। अब मैं जिस प्रेमी से प्रेम करती हूँ ना, उससे मैं शादी कर लूँगी, और ये आपका उपकार मैं कभी ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊँगी। मैं मुस्कुरा करके अब मालकिन की तरफ देख रहा था और वो मेरी तरफ देख रही थी। अब मुझे यही एहसास हो रहा था कि काश ये मालकिन मेरी पत्नी होती तो कितना बढ़िया होता, कितना सुंदर है, कितनी मीठी आवाज़ है और कितनी आकर्षक है। अब मैं कहाँ एक भूतनी के चक्कर में पड़ा हुआ था। मैं अपने आप को अब यही सब सोच रहा था। अब मालकिन तब तक उठ करके चली गई कि पंडित जी मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। अब तो यही मेरे पास में एक काम था, नाश्ता खाना और रात को एक भूतनी के साथ रात बिताना। अभी 2 दिन बाकी था जैसा मालकिन कह रही थी, और इस रात को जो कुछ हुआ मुझे बिल्कुल याद भी नहीं था, जैसे पिछली रातों को हुआ था। बस मुझे इतना याद है कि हाँ, वो पदचाप मैंने सुना था, दरवाज़ा खुलते हुए सुना था, और जब लाइट बंद हो गई थी तो कुछ मैं देख ही नहीं पाया था। और वो आवाज़ मेरे कानों में जो पड़ी थी कि वह आ गई हो ना, अब आप सो जाओ, मैं तुम्हें सुला रही हूँ ना, तुम सो जाओ। और वही आवाज़ मेरे कानों में कभी कभी गूंजती थी। हाँ, मैं यही सब एहसास करता था। मेरे पास में और कोई काम तो था नहीं। मैं बस इस घर में इसलिए रुका हुआ था कि मैं जब यहाँ से जाऊँ ना तो अच्छी खासी एक रकम लेके जाऊँ, ताकि मैं अपने बहन का शादी धूमधाम से कर सकूँ, और वो जो बाइक देना है उसको मैं आराम से दे पाऊँ। आज भी अब रात हो चुकी थी, 11 बज चुका था। मैं अब पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लिया था। अब जो मेरा खौफ था ना, बहुत कम हो चुका था, लेकिन एक आत्मा लड़की के एहसास से शरीर में डर तो होता था कि ना जाने वो मेरे साथ में कब क्या कर दे। यही तो बोला, कुछ कहा नहीं जा सकता था। ऐसी खौफ में मैं जी रहा था। 11 बज चुका था। मुझे अंदाज़ा था कि बस उसका आने का वक्त हो चुका है। अब मैं अपने आप को अब अच्छी तरह से मन को शांत कर लिया था कि चलो पंडित जी, बस 2 दिन का और मामला है, आज और कल का।
इसके बाद परसों हम आज़ाद हो जाएंगे और एक मोटी रकम लेकर के इस घर से निकल जाएंगे। और वही सोच करके मैं अब तक इस घर में रुका हुआ था। अचानक वही हुआ, दरवाज़ा जैसे कोई खोला हो। मैं दरवाजे की तरफ देखा ना तो कोई नज़र नहीं आया, और फिर दरवाज़ा बंद भी हुआ और तब भी मुझे कोई नज़र नहीं आया। और जैसे ही कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ी, 1 2 3 कदम मैंने सुन पाया था, और अचानक जो कमरे में रोशनी जल रही थी ना, वो बिल्कुल बंद हो चुका। पूरा कमरा अंधकार में डूब चुका था। और फिर मेरे बिस्तर पर एहसास हुआ कि जैसे मेरे बगल में कोई आकर के लेट गई हो, और वो इत्र का खुशबू आने शुरू हो चुका था। मैं समझ गया था कि वही आत्मा लड़की मेरे बगल में आ चुकी है। अब मैं अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। अब तो इस चीज़ का मैं आदी बन गया था। सब कुछ मेरे नज़रों के सामने अब हो रहा था। मैं इस चीज़ को महसूस भी कर रहा था। और तभी अंधेरे में एक हाथ मेरे सर पर अब स्पर्श किया, और फिर मेरे कानों में वही आवाज़ सुनाई दी, सो जाओ ना, मैं तुम्हें सुलाने आई हूँ, सो जाओ ना। और फिर वही हुआ जो हर रात को होता था। जैसे ही आवाज़ मेरे कानों में जाती थी ना, मुझे नींद ना जाने कहाँ से आना शुरू हो जाती थी। जैसे मेरे पलके बिल्कुल भारी हो जाते थे। और वही हुआ, उस आवाज़ को सुनते ही एक तरह से मैं चेतना खोने लगा था, और कुछ ही पल में मैं शांत हो गया था। मुझे खुद का पता नहीं था कि मेरे साथ में अब क्या चल रहा है। हाँ, जब सुबह हुई और जब मुझे दर्द का एहसास हुआ ना, तब मैं अपने गले पर देखा। सामने ही बड़ा सा शीशा अब ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ था। तब मैं देखा कि दर्द कहाँ हो रहा भाई, गले पर। आज जब मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ ना, तो ऐसा लगा कि जैसे कोई नाखून ऐसे नोच रखा है गले पर। एक काला काला सा निशान बन चुका था, और वो दर्द बहुत बढ़ रहा था। अब मैं सुबह हो चुका था, और सीधा मैं ड्राइंग रूम में गया, मालकिन को आवाज़ देने लगा। अब मुझे नहीं लग पा रहा था कि मैं इस घर में रुक पाऊंगा। अब मेरे साथ में अलग खेल कुछ शुरू हो गया था। ये गले पर जो निशान था, ये अलग ही निशान था, जैसे ते अपने दांतों से कोई काट खाया हो या कोई पंजे से ऐसा नोच खचोट लिया हो। ये कैसे हो सकता है? मैं मालकिन को आवाज़ देने लगा था। दर्द मेरा बढ़ रहा था। मालकिन अब एक तरह से मेरे पास में पहुंच चुकी थी। अब मैं मालकिन को अब बोलने लगा कि देखिए ना, ये मेरे गले में क्या हो गया है। जब मैं सो के उठा हूँ ना, तब से ये चकता सा निशान बना हुआ है, जैसे लग रहा है कि किसी दांतों से कोई काट खाया हो या फिर कोई ज़ोर से अब नाखूनों से नोच खाया हो, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। मालकिन गौर से देखने लगी और कहने लगी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं दवा लगा देती हूँ और ये सही हो जाएगा। अब बस एक रात के तौर बाकी है। अब जो कुछ हो रहा है पंडित जी आप थोड़ा सा सह लो। अब मेरे पास में कोई चारा नहीं था, और मालकिन कोई दवाई लेके आई और मेरे गले पर लगाने लगी। वो एहसास जो था ना दर्द का, अब धीरे धीरे कम होने लगा था दवा लगाते ही। ना जाने मैडम की मालकिन के हाथों में वो जादू था या फिर वो दवाई में पावर था। अब बिल्कुल मेरे समीप मालकिन बैठी हुई थी। मैं उनको अच्छी तरह से अब एक तरह से महसूस कर रहा था, और वो जो इत्र लगाती थी ना, उसकी खुशबू मेरे नाकों में चढ़ जाती थी। और कई पल ऐसा आया जब मेरे बदन से बदन उनका टकरा गया था, और एक करंट सा मैंने महसूस किया था। और मालकिन अब जब मेरी तरफ देखती थी ना, तो मुस्कुराती थी, तो मैं अंदर से हिल जाता था। और कभी कभी मैं सपना बोल लेता था, सपने में चला जाता था कि काश ये मेरी पत्नी होती, तब कितना आनंद होता। लेकिन ऐसा कहाँ संभव, कहाँ वो महल में रहने वाली, कहाँ मैं गांव वाली। अब मैं तो एक आत्मा लड़की के साथ अब मजबूरी में रात बिता रहा था, और आखिरकार वो रात भी आ चुकी थी। अब वो रात आखिरी रात, जैसे मालकिन ने बताया था, वो आखिरी रात होने वाली थी। आज पूर्णमासी की रात थी, और आज
अब एक तरह से इस घर में मेरी भी आखिरी रात थी। कल मैं सुबह होते ही इस घर से निकल जाता पैसा कौड़ी लेकर के, जो मालकिन ने कहा था। बस एक रात, आज की रात मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना था उस आत्मा लड़की का। अब वही हुआ, 11 बज चुका था। अब फिर जैसे पिछली रात में हुआ था, आज फिर हुआ। मैं सब कुछ महसूस कर रहा था। अचानक कमरे में अंधेरा आ गया, अंधेरा हो चुका था। अब फिर मेरे बगल में वो आके लेट चुकी थी। मेरे सर पर अब उसके हाथों का स्पर्श अब बिल्कुल महसूस हो रहा था। कानों में जैसे फुसफुसाहट सुनाई पड़ी कि मैं आ गई हूँ, अब तुम सो जा, मैं तुम्हें सुलाने आई हूँ। अब फिर मैं गहरी नींद में चला गया था। सुबह जब मेरी आँख खुली ना, तो मैं खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था कि चलो अब तो मैं जीत चुका हूँ। जो कुछ हुआ मैं उसको भूल जाता हूँ। अब तो मेरे आगे पैसा ही पैसा है। अब वही खुशी का ठिकाना लेकर के उठा था। सबसे पहले मैं आदमकद शीशे के सामने गया। वो जो घाव था ना, जो परसों रात को हुआ था, अभी वो सूखा नहीं था। अभी भी उसमें टीस कभी कभी आती थी। मैं पहले उस घाव को देखा। मैं सोचा कि चलो ये सब सही हो जाएगी, इसमें कोई टेंशन करने की बात नहीं है। हाँ, मैं अब मैडम के आवाज़ लगाने लगा, मालकिन को, मालकिन मालकिन उठ जाओ उठ जाओ। मालकिन नहीं उठ रही थी। मैं ड्राइंग रूम में आके बैठ गया था, लेकिन समय जैसे कट नहीं रहा था। बस मन कर रहा था कि बस अब चलो यहाँ से, अब तुमने जो करना था कर लिया। अब तुम एक तरह से बाजी जीत गए हो। जो मालकिन ने कहा था वो तुम करके दिखा दिया। अब किस बात का डर है? पैसे लो और निकल लो। आखिरकार मैं बार बार दरवाजे पर जा रहा था, मालकिन को उठा रहा था कि मालकिन उठिए उठिए, सुबह हो चुकी है, सुबह हो चुकी है, मुझे गांव भी जाना है। आखिरकार बहुत जब मैंने आवाज़ दिया तब मालकिन सो के उठी थी और दरवाज़ा खोला। तब मैंने देखा उसकी आंखों बाकी लाल हुआ पड़ा था, जैसे उस रात को मैं उस आत्मा लड़की को देखा था, वैसे ही सुर्ख लाल हुआ पड़ा था। अब मैं जब आंख देखा ना, तो वाकई डर चुका था कि कहीं आत्मा लड़की और ये मालकिन कहीं दोनों एक तो नहीं है। दिन में ये एक साधारण लड़की बन जाती है और रात में वही आत्मा बन जाती है। ये मेरे साथ में कोई खेल तो नहीं हो रहा है। लेकिन जब मुस्कुरा के अब उन्होंने बोला कि हाँ पंडित जी, हाँ सुबह हो चुकी है, आप बैठिए, मैं थोड़ा तैयार होके आती हूँ। वाकई में जब उनकी आंखें देखा ना, तो मेरा होश उड़ चुके थे। अब मैं मन ही मन कल्पना कर रहा था कि कहीं यही तो नहीं है, रात में ये आत्मा बन जाती है और सुबह होते ही लड़की के रूप में हो जाती है। मेरा मन घबरा गया था। डर का एक पूरा सर्द लकीर मेरे सर से लेके पांव तक पहुंच चुका था। जैसे मैं ठंडी में हूँ, कांप गया था, ऐसे मेरा बदन हो चुका था। ये एहसास करके जो मैंने सोचा था वैसी ही बिल्कुल आँख थी जैसे मैंने उस रात को देखा था, डिट्टो आंखें। मैं घबरा गया था। मैं सोचा कि बस पैसे ले लूँ और यहाँ से निकल लूँ। और वही मैं ड्राइंग रूम पर आ करके सोफे पर बैठ गया था। मैं मालकिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब मालकिन आए, कब मालकिन आए। लेकिन मालकिन बहुत देर हो चुका था। आज समय तो जैसे कट ही नहीं रहा था। मुझे तो लग रहा था कि बस पैसा मिले, अब मैं इस मनहूस घर से निकल करके दूर चला जाऊं, ट्रेन पकड़ूं और सीधा अपने गांव पहुंच जाऊं। मैं इस जगह पर रुकना ही नहीं चाहता था। आधा घंटा बीत गया, पौन घंटा बीत गया और तब जाकर के मालकिन नजर आई। सफ़ेद गाउन पहन रखी थी, चमचमाता था सफ़ेद रंग का गाउन वो आंखें जो थी ना, अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। ऐसा क्या हुआ था भाई? जब मैंने पहली बार सुबह में देखा तो वही रात वाली आंखें नजर आ रही थी। अब मालकिन की आंखें बिल्कुल जैसी थी पहले वैसी हो चुकी थी। अब मालकिन सोफे पर आके बैठ चुकी थी। आप कहने लगी, हाँ पंडित जी बताइए क्या कह रहे थे आप? मैंने बोला, मैडम जी आपने जो बोला मैंने वो करके दिखा दिया। अब आपने कहा था
कि सुबह होते ही मैं आपको सब पैसा कौड़ी दे दूंगी। मालकिन मुस्कुरा के कहने लगी, तो हाँ, मैंने कब मना किया, मैं अभी देती हूँ ना आपको, अब थोड़ा सा सब्र रखिए। इसके बाद कहने लगी कि नाश्ता तो करेंगे ना आप। मेरा तो दिल नहीं कर रहा था, लेकिन सोचा कि चलो कर ही लेते हैं। मैं बोला हाँ, आप बना ही दीजिए, भूख तो लग रही है। इसके बाद मालकिन किचन के साइड में चली गई थी, नाश्ता बना के लाई। हम दोनों ने नाश्ता भी किया। वो चाय पीती रही। अब पूछने लगी कि पंडित जी, यहाँ से आप कहाँ जाओगे, सीधा घर गांव जाओगे? मैं बोला हाँ जी, मैं कहीं रुकने वाला नहीं हूँ, सीधा अपने गांव जाऊँगा। मेरी बहन का चिंता है शादी का, अब मैं सारा काम छोड़ करके पहले वो करूँगा। तब वो कहने लगी, बहुत अच्छी बात है पंडित जी, आप बैठिए, मैं आपका पूरा पैसा लेके आती हूँ। अब वाकई में जब वो लौटी ना, तो जितना उन्होंने वादा किया था उससे ज़्यादा ही लेके आई थी। कहने लगे कि ये आपका है, अब ये इसको आप संभालिए, अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है। सुनिए पंडित जी, आप मुझे भूलेंगे तो नहीं ना? मैं बोला जी नहीं, आपको तो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। आप इतनी खूबसूरत हो, काश मैं इस लायक होता कि मैं आपको अपनी दुल्हन बना सकता। मैं स्पष्ट रूपों से उनको बोल चुका था और वो मेरी बात सुन करके मुस्कुरा दिया था, कोई भी जवाब नहीं दिया था। तब मैं अपना बैग में सारा पैसा रखा बड़ी सुरक्षित तरीके से। फिर मैं उनको अभिवादन किया और उस घर से निकलने लगा। तब वो टोकने लगे, रुकिए रुकिए रुकिए, ड्राइवर को ले जाइए साथ में, आपको स्टेशन पहुंचा देगा। मैं अब वही किया जो मालकिन चाहती थी। मैं कार में स्टेशन पहुंच चुका था और रास्ते भर मैं ड्राइवर से पूछता रहा कि भाई, ये मालकिन का पूरा परिवार कहाँ रहता है, लेकिन ड्राइवर बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहा था। कोई मेरे बात का जवाब ही नहीं देता था, जैसे बिल्कुल गूंगा बहरा हो चुका हूँ। आखिरकार स्टेशन आ चुका था और तब मैंने उससे आखिरी बार पूछा था कि भाई, आपको कितने साल हो गया यहाँ पर नौकरी करते हुए? मेरी तरफ वो घूर कर गुस्से में कहने लगा, अरे पंडित जी, जाओ ना, अपना काम करो, जहाँ जाना है आप चले जाओ। लेकिन मैं इतनी आसानी से उसको छोड़ने वाला नहीं था। मैं कहने लगा कि भाई, कुछ तो बताओ, कितने साल से आप उस जगह पर काम कर रहे हो? और तब मेरी तरफ देख करके वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, पंडित जी, आप मेरी बात मानो, ये सवाल जवाब भूल जाओ, आप अपने घर निकल जाओ और दोबारा इस घर की तरफ कभी देखना भी मत। बस इतना ही बात बोला और वो अपनी गाड़ी में सवार हो चुका था और गाड़ी स्टार्ट किया और जल्दी से स्टेशन से निकल चुका था। वाकई में अपनी जगह पर मैं खड़ा ही रह गया था। मतलब ड्राइवर भी जानता था उस घर के बारे में और तभी तो वो मुझे समझा के गया था कि पंडित जी, कभी भी भविष्य में इस घर की तरफ देखना भी मत, ना कभी आना। सही मायने में मैं उसी स्टेशन पर खड़ा यही सोच रहा था कि सब इस ड्राइवर को पता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद मैं अपनी गाड़ी पर सवार और फिर मैं अपने गांव पहुंच गया था। जब घर पहुंचा ना, आज जब मैं अपनी कमाई दिखाया अपने पिता को, अपनी माँ को, तो सब खुश हो चुके थे। आप पिता तो आश्चर्य में डूबे हुए थे कि बेटा, तू इतने दिनों में इतना पैसा कमा लिया, कैसे? मैं कहने लगा, पिताजी बस समझ लो कि एक लॉटरी लग गई थी शहर में, अब यही समझ लो आप। पिताजी पूछते रह गए कि बेटा बताओ तो सही, बताओ तो सही। लेकिन मैं कैसे बता सकता था कि मैं एक आत्मा लड़की के साथ में रात बिताता था और उसके बदले में मुझे ये पैसा मिला। मैं कहता था कि पिताजी इन बातों को भूल जाओ और ये पैसे से अब हमारी बहन की आप बहुत धूमधाम से शादी करो, जो भी आप दहेज में बाइक देना था उससे बढ़िया आप कुछ चीज़ खरीद लो। अब तो इतना पैसे हमारे पास में आ चुके थे और वो जो घाव था मेरे गले पर एक तरह से अब सूख चुका था, लेकिन अभी पपड़ी उसमें पड़ी हुई थी। अब मैं उसको सूखा ही समझ चुका था। 3 दिन बीत गए थे और अचानक जब एक शाम को वो घाव टीस मारने लगा और वो भी तेज तेज। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तब मैं अपनी माँ को बताया कि माँ देखना, यहाँ पर एक घाव सा हो गया है, अब बहुत दर्द कर रहा है।
माँ देखने लगी और कहने लगी, बेटा ये तो घाव तेरा गीला लग रहा है, ज़रूर इसके अंदर में पस आ चुका है, तुझे तो डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। अब इस वक्त तो नहीं, अब जैसे तैसे रात बिता ले और सुबह हम चलेंगे डॉक्टर के पास में। अब वो दर्द जो था ना बढ़ता जा रहा था। मैं दर्द की दवा कई खा चुका था, लेकिन अब दर्द काबू में नहीं आ रहा था। एक पल ऐसा हुआ कि दर्द इतना बढ़ चुका था कि मैं चिल्लाने ही लगा था। और तब तक रात का करीब 10 बज चुका था। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे बहन मेरे पास में थे और वो हर संभव वो काम कर रहे थे ताकि मुझे आराम हो जाए, मुझे नींद आ जाए और सुबह में हमें डॉक्टर के पास वो ले जाने वाले थे। अब वही हुआ। जैसे ही अब वो लोग तीनों के तीनों खड़े हैं मेरे बिस्तर के पास में, अचानक जैसे कान में एक फुसफुसाती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी, मैं आ गई हूँ ना, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुलाने के लिए आई हूँ। और जैसे ही आवाज़ सुना ना तो मेरी तो जान सूख गई थी। अब फिर मुझे कुछ होश ही नहीं था, जैसे लगा कि मैं अंधेरे की दुनिया में डूबता हुआ चला जा रहा हूँ। अब मैं यूँ कहा जाए कि मैं एक तरह से बेहोशी में चला गया था। सुबह जब हुई ना तो मेरी आँख खुली, वो दर्द ना जाने कहाँ गायब हो चुका था। मैं जब उस घाव पर उंगली फिरा के देखा तो जैसे गीला ना होकर के सूख चुका है। और रात के एहसास मैं तो कांप गया था। क्या वो लड़की पीछा करते करते अब मेरे घर तक पहुंच गई है? और ये घाव जैसे टीस मार रहा था, उसी के कारण से मैं बहुत खौफ में आ चुका था। अब मुझे लगने लगा कि जो कुछ मेरे साथ में हुआ है ना, ये आम घटना नहीं है। अब तो ये लड़की शहर से यहाँ तक पहुँच गई है। अब मैं क्या करूँ भगवान, अब मैं क्या करूँ? मुझे अब यही एक उम्मीद लग रही थी कि मैं अपने पिता को सारी बात बताऊं और वही मेरी मदद कर सकते हैं। अब सुबह हो चुकी थी। पिता सुबह सुबह स्नान करके अब मंदिर चले जाते थे, भगवान का आराधना करते थे। अब फिर कुछ देर के बाद में लौटते थे और तब चाय नाश्ता होता था। अब वही हुआ, जब पिता लौटे ना तो मैं उनको अपने पास बुलाया कि पिताजी ज़रा सुनिए। पिताजी मेरे पास में आगे मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ बेटा बोल। मैं बोला, पिताजी मेरे पास में बैठो। पिताजी मेरी तरफ देखते रहे और कहने लगे, हाँ बोल ना, मैं खड़ा हूँ ना। तब मैं बोला, नहीं पिताजी, बात थोड़ी लंबी है, आपको बैठना ही पड़ेगा। आप पूछ रहे थे ना कि मैं इतना सारा पैसा कहाँ से लाया, तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, आप बैठो तो सही। उस वक़्त में माँ कुछ काम में लगी हुई थी, अब बहन भी कुछ कर रही थी। उस जगह पर मेरे पिता ही थे। इसके बाद मैंने शुरू से लेकर अंत तक एक एक घटना को सिले सिलवार बता चुका था। आज जब मैंने बताया ना तो मैं पिता को देखा तो उनके चेहरे पर वो डर का रेखा एक तरह से दिखाई दे रही थी। कुछ बोल नहीं रहे थे, चुपचाप शांत मेरी तरफ देख रहे थे। फिर मैं बोला, पिताजी कुछ तो बोलो, अब क्या करना चाहिए, कुछ उपाय तो बताओ। तब मेरी माँ को आवाज़ दी, सुनती हो जी, इधर आओ इधर आओ। माँ जो काम कर रही थी उसको छोड़ करके अब मेरे पास में आ गई। अब वही सिलसिला जो बातों का था मेरे माँ को बता दिए। माँ भी मेरी बात सुनी ना तो भी डर चुकी थी। अब एक तरह से उसकी आंखों में आंसू थे। अब कहने लगे मेरे पिता से कि अब बताइए अब क्या किया जाए। मेरे पिता कहने लगे कि सुनो, मैं कुछ सोचता हूँ इसके बारे में। अब मैं ऐसा एक व्यक्ति को जानता हूँ जो मेरा मित्र है, वो मेरी मदद करेगा, ज़रूर करेगा। इसके बाद पिताजी मुझे दिलासा दे करके निकले कि बेटा तू घबरा मत, सब कुछ सही हो जाएगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर। इसके बाद मेरे जो पिताजी गए ना तो दोपहर के बाद ही लौटे थे। आज जब आए तो उनके साथ में एक इंसान और था जो बूढ़ा कमज़ोर एकदम दिखाई दे रहा था, जैसे चलने में उसको परेशानी हो रही थी। और वो आते ही मेरे चेहरे को घूरने लगा था। और फिर मेरे पिताजी को कान में ना जाने क्या बोला। अब पिताजी भी अपना सर हिलाने लगे थे।
मैं कुछ समझ नहीं पाया था। अब फिर उसको आसन दिया गया बैठने के लिए। अब वहाँ बैठा। अब फिर पानी, कुछ पूजा का सामान मेरे पिताजी ने प्रबंध करा दिया था। अब सब कुछ वो पूजा की विधि के अनुसार करने लगा था। अब फिर मुझे बुलाया कि बेटा इधर आ जाओ। मैं डरता हुआ एक तरह से अब उनके पास जाकर के बैठ गया था। बोले इधर नहीं, सामने बैठो, मेरे सामने बैठो, मेरी आंखें में देखते रहो, आंखों में देखते रहो। मैं अब वही कर रहा था जो वो कह रहे थे। अब फिर वो एक जल और कुछ चावल मेरे ऊपर छिड़काव कर दिए थे। और जैसे ही छिड़काव किए ना, मेरा बदन कांपने लगा था। ऐसा लगा था कि मेरे बीपी हाई होता जा रहा हो, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही हो। अब फिर मैं बेहोशी की दुनिया में चला गया था। मुझे कुछ भी याद नहीं था। आखिरकार मेरा नाम लेकर के मेरे पिता आवाज़ लगा रहे थे, रोहित बेटे, रोहित बेटे, उठो बेटा, आंखें खोलो, आंखें खोलो, तुम ठीक हो ना बेटा। तब मैं जैसे नींद से जागा। जब जागा ना, आंखें खोला तो मैं उसी पूजा स्थल के पास में था, जमीन पर गिरा हुआ। अब मेरे पिता मुझे उठा रहे थे। मेरी बहन सामने डरी हुई बैठी हुई थी, मेरी माँ बैठी हुई थी। और वो पुजारी के चेहरे पर एक चमक दिखाई दे रहा था, चेहरा मुस्कुरा रहा था। और तब पुजारी कहने लगे, बेटा मेरी तरफ देख पहले तू। मैं डरता हुआ आंखें अब पुजारी जी से मिलाया। और जैसे ही मिलाया ना, पुजारी जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा सब कुछ सही हो गया, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ बाधा था उस बाधा को मैं यहाँ से भगा दिया हूँ, अब कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सही हो गया। मैं जान गया था वाकई में जो मेरे ऊपर वो साया बन के बैठी हुई थी, अब उस तांत्रिक बाबा ने सब कुछ सही कर दिया था। अब मेरा शरीर भी पहले से अब हल्का हो चुका था। और वो जो घाव मेरे गले पे बना हुआ था वाकई में अब सूख चुका था, जैसे अब उसमें कोई दर्द ही ना हो, ना ऐसा कुछ टीस भी महसूस हो रहा था। अब मैं उस पूजा स्थल से उठ चुका था। अब मैं पिता से कान में बोला कि पिताजी सब कुछ सही हो गया। तब पिताजी कहने लगे, हाँ बेटा सब कुछ सही हो गया। और तू तो बहुत बड़े खतरे के जाल में फंस चुका था, तू कैसे पहुंच गया उनके पास में। अब मैं सब कुछ वही दोहराने लगा कि पिताजी मैं उस समय में अगर आप मेरी जगह होते ना तो वही करते। पैसे की मुझे ज़रूरत थी, नौकरी की ज़रूरत थी, अब मैं उस जाल में फंस चुका था। और तब पिता कहने लगे कि बेटा आगे से तुझे कहीं नहीं जाना है, बिटिया की शादी के बाद तेरा मैं शादी कर दूंगा, अब फिर अपना घर बार तू संभाल ले। अब वैसा ही अब हमारे साथ में हुआ। मेरी बहन की शादी धूमधाम से हो चुकी थी और इसके बाद मेरी भी शादी पिताजी ने कर दी। अब मैं अब ज़्यादा कहीं दूर नहीं जाता, बस कभी कभी खेतों में चला जाता, मंदिर में जो पिताजी पूजा पाठ करते थे, अब मैं वहीं घूमता फिरता और अपने परिवार में मस्त रहता था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी रोहित पंडित की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं एक अगले दिन इसी चैनल पर, इसी टाइम पर एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।